डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आज हम पेप्टिक अल्सर के कारणों का अध्ययन करेंगे। पेप्टिक अल्सर, जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, भारत और दूसरे देशों में होने वाली अनेक बीमारियों में से एक है, जिसमें कि आमाशय और ड्यूडेनम की भित्ति में घाव हो जाते हैं और घाव के कारण जलन होने लगती है। इसका कारण क्या होता है? पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? जब एसिड का सिक्रीशन अधिक होता है तब पेप्टिक अल्सर होता है। और इसके जो ये सिक्रीशन, एसिड का सिक्रीशन अधिक होना, इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वंशानुक्रम, अर्थात हेरिडिटी। पेप्टिक अल्सर एक वंशानुगत रोग है। अध्ययनों के दौरान रोगियों के इतिहास जानने के बाद यह पता चला है कि जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या परिवार के किसी भी सदस्य को पेप्टिक अल्सर होता है तो उसकी भावी संतानों में भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यह रोग माता पिता से बालकों को विरासत के रूप में मिलता है। अगर हम रक्त समूह को देखें तो वैज्ञानिक शोधों और अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पेप्टिक अल्सर अधिकांशतः ब्लड ग्रुप ओ के समूह के लोगों में अधिक होता है। हाई परसेंटेज ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू ब्लड ग्रुप ओ सफर फ्रॉम पेप्टिक अल्सर। एक और इसका रीज़न उपवास या फास्टिंग होता है। जब व्यक्ति अधिक व्रत उपवास करने लगता है और काफ़ी समय तक भूखे पेट रहता है तो इस स्थिति में ही भोजन के बीच लंबा अंतराल हो जाता है और इस बीच आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं, निकलता रहता है और इसकी मात्रा में वृद्धि होती चलती है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय और पक्वाशय की श्लैष्मिक झिल्लियों पर ही क्रिया करने लगता है और इसके कारण वे नष्ट होने लगती हैं और उनके अंदर घाव हो जाते हैं, या हम यूं कहें कि पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसके अलावा मसाले और सुगंध युक्त भोजन लेने से, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, एक और रीज़न है पेप्टिक अल्सर का। अत्यधिक मिर्च मसालेदार भोजन करने से या सुगंधी युक्त भोजन के सेवन से आमाशयिक रस का स्रावण बढ़ जाता है और लंबे समय तक इस प्रकार का भोजन यदि ग्रहण किया जाए तो कुछ समय बाद ही पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेय पदार्थ या बेवरेजेस, अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों में आदत होती है कि वो बार बार चाय पीते रहते हैं, दिन में 10 से 12 कप चाय के पी लेते हैं। तो जो लोग अधिक चाय, कॉफ़ी, शराब, कोको आदि का सेवन करते हैं उन लोगों में भी पेप्टिक अल्सर अधिक होता है, क्योंकि ये पदार्थ आमाशयिक सिक्रीशन को, यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं और गैस्ट्रिक सिक्रीशन अधिक होगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अधिक मात्रा में सिक्रीट होगा और उससे फिर पेप्टिक अल्सर अधिक मात्रा में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धूम्रपान या स्मोकिंग, बीड़ी, तंबाकू आमाशयिक रस में वृद्धि करते हैं और पेप्टिक अल्सर हो जाता है। मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस, अत्यधिक भय, तनाव, चिंता, उद्वेग, आतुरता, क्रोध आदि की स्थिति में आमाशयिक रस का स्रावण बढ़ जाता है और इसके कारण पेप्टिक अल्सर विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा मांस, मछली और अंडा आहार में अगर लिया जाए और इनका नित्य प्रति सेवन किया जाए तब भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। आमाशयिक की अम्लीयता में वृद्धि होना, कई पदार्थों से आमाशय में जठर रस यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाता है, जैसे कि पेय पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, मसालेदार और सुगंधी युक्त भोजन आदि के अत्यधिक सेवन से या खाली पेट रहने से भी आमाशयिक रस का स्रावण होता रहता है, जो आमाशय के श्लैष्मिक झिल्लियों पर क्रिया करता है और परिणामतः पेप्टिक अल्सर हो जाता है। नवा कारण है आमाशय की अम्लीयता में वृद्धि होना। कई कारणों से आमाशय से जठर रस यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाता है, जैसे कि पेय पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, मसालेदार
और सुगंधि युक्त के भोजन के अधिक सेवन से, बहुत अधिक समय तक खाली पेट रहने से आमाशयिक रस का सिक्रीशन होता रहता है। अगर भोजन होता है तो यह आमाशयिक रस भोजन के ऊपर क्रिया करता है, लेकिन क्योंकि भोजन शरीर के अंदर नहीं है, आमाशय के अंदर भोजन नहीं है, तो यह आमाशय की भित्ति के ऊपर HCl सीक्रेट होता रहता है और वहाँ पर घाव कर देता है और इस तरह से पेप्टिक अल्सर बढ़ जाता है। 10वां इम्पॉर्टेंट कारण डाइट से रिलेटेड है। कम प्रोटीन और वसा के सेवन से, लो इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड फैट। आहार में जब पर्याप्त मात्रा में वसा हो तो आमाशयिक रस का सिक्रीशन कम होता है, क्योंकि वसा आमाशयिक रस के स्रावण को घटा देती है। प्रोटीन का पाचन भी आमाशय में होता है और इसे पचाने के लिए अत्यधिक मात्रा में आमाशयिक रस चाहिए और इसलिए आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और वसा होनी चाहिए। 11वां रीज़न है रक्त परिसंचरण संस्थान में गड़बड़ियाँ, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कई बार रक्त परिसंचरण संस्थान में गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और इनके कारण आमाशय और आंतों के श्लैष्मिक झिल्लियों तक रक्त का नहीं पहुंच पाता है, अतः इन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और न ही इनके द्वारा उत्सर्जित विकार ही उत्सर्जित हो पाते हैं और इसीलिए वहाँ की कोशिकाएं मरने लगती हैं। इस कारण से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। 20 से 40 वर्ष की अवस्था में यह रोग अधिक देखा जाता है। म्यूसिन की कमी के कारण भी बच्चों पेप्टिक अल्सर हो जाता है। आमाशय की दीवारें म्यूकोप्रोटीन की बनी होती हैं और ये म्यूसिन स्रावित करती हैं। म्यूसिन क्या है बच्चों? एक तरह का लसलसा पदार्थ है जो कि आमाशय की दीवारों के द्वारा स्रावित किया जाता है और वहीं पर वह उपस्थित भी रहता है। ये आमाशय की दीवारों पर रक्षात्मक कवच या प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को रोकता है। जब म्यूसिन का सीक्रेशन कम होने लगता है तब यह रक्षात्मक कवच हट जाता है और HCl की क्रिया आमाशय की कोशिकाओं पर होने लगती हैं और उन्हें यह पचाने लगती है, जिसके कारण की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, वहाँ पर घाव हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है और हम ये कह सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर रोग हो जाता है। अब हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं पेप्टिक अल्सर के उपचार के लिए। पेप्टिक अल्सर का उपचार भोजन में आवश्यक परिवर्तन और सुधार लाना है, यही इसका ट्रीटमेंट है और आहार के द्वारा उपचार के मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, तीव्र दर्द और पीड़ा में राहत मिलना, घाव बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, पेप्टिक अल्सर दोबारा नहीं हो इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। चौथा, आहार में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हों ताकि रोगी पोषण न्यूनता जनित रोगों का शिकार ना हो। उपचार करते समय परिवार के सदस्यों और आहार चिकित्सकों को कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, मानसिक तनाव के समय आमाशयिक रस का सिक्रीशन बढ़ जाता है और इसलिए रोगी को चिंता, भय, उद्वेग, तनाव, क्रोध आदि संवेगात्मक तनावों से कोसों दूर रखना चाहिए। पर्याप्त विश्राम यानी एडिक्वेट रेस्ट। पेप्टिक अल्सर के निदान के लिए रोगी को पर्याप्त आराम की आवश्यकता होती है। विश्राम से रोग विमुक्ति में काफ़ी सहयोग मिलता है क्योंकि विश्राम की दशा में मानसिक चिंताएं और संवेगात्मक तनाव बहुत ही कम होता है। इस रोग की सबसे बड़ी कमी यही है कि यदि एक बार रोग ठीक हो जाए तो दोबारा भी यह रोग हो सकता है और स्थायी तौर पर इस रोग के निदान के लिए व्यक्ति को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और अगर हम कहें व्यावहारिक रूप से रोगी को प्रतिदिन के कार्यक्रम अगर अपना बदल दे, पर्याप्त नींद ले, आराम के ले और साथ ही आहार पर भी नियंत्रण करे तो इस रोग को ठीक किया जा सकता है। रोगी की दशा में सुधार लाने के लिए 2-2 घंटे के अंतराल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन दिया जाना चाहिए, जिससे कि आमाशयिक रस भोजन पर ही क्रिया करता रहे, ना कि आमाशय की दीवार के ऊपर। इसके साथ ही
रोगी को ड्रग्स यानी दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अत्यधिक दर्द की स्थिति में दवाइयों का उपयोग करना आवश्यक होता है। इन दवाइयों से रोगी को राहत मिलती है, पेट दर्द बंद हो जाता है और आमाशय की अम्लीयता कम हो जाती है। लेकिन दवाइयाँ दीर्घावधि उपचार नहीं है। भोजन में परिवर्तन के द्वारा ही पेप्टिक अल्सर पर नियंत्रण करने की कोशिश की जानी चाहिए। धूम्रपान और मद्यपान को पूर्णतः वर्जित करना चाहिए। कॉफ़ी, चाय, कोको, गर्म पेय पदार्थ कम से कम मात्रा में लेने चाहिए और रोगी को एक निश्चित अंतराल पर सादा भोजन यानी ब्लैंड डाइट दी जानी चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो। यदि हम पेप्टिक अल्सर में पौष्टिक तत्वों की मांग देखें तो कैलोरीज रोगी की आयु, लिंग, व्यवसाय और कार्य की प्रकृति के अनुसार दी जानी चाहिए। प्रोटीन की आवश्यकता पेप्टिक अल्सर के रोगियों के लिए 50% तक बढ़ जाती है। साथ ही कुल प्रोटीन का 50% दूध से पूरा किया जाना चाहिए और प्रोटीन भी उच्च गुणवत्ता वाला या उच्च जैविक मूल्यों वाला होना चाहिए। दूध पेप्टिक अल्सर के लिए श्रेष्ठ है और इसलिए दूध से प्रोटीन की पूर्ति की जानी चाहिए। यदि हम वसा में देखें तो ऊर्जा की मांग के अनुसार ही वसा की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए और इसमें से 50% फैट दूध से प्राप्त होना चाहिए और शेष भाग वानस्पतिक तेलों से, जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, इनसे प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि तले भुने भोज्य पदार्थ से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये सुपाच्य नहीं होते हैं और आंतों में जलन और खट्टी डकार पैदा कर सकते हैं। यदि हम बच्चों कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करें तो शरीर में कुल आवश्यक कैलोरी का 40 से 50% भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए और इसके लिए फाइबर नहीं देना चाहिए, क्योंकि और चोकर रहित आटे की रोटी या मैदे की रोटी, मिल के कुटे हुए पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग किया जा सकता है। नर्म और मृदु सब्जियां जिनमें कि रेशे की मात्रा कम से कम हो वे दी जानी चाहिए। सलाद के रूप में कच्ची सब्जियां नहीं दी जानी चाहिए। फल यदि दें तो छिलके रहित दिए जाने चाहिए, जिससे कि अल्सर की एग्रेसिव रूप को कम किया जा सके। अगर हम विटामिन्स का अध्ययन करें तो पेप्टिक अल्सर की स्थिति में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और इसीलिए रोगी में विटामिन्स की कमी के लक्षण भी दृष्टिगत होते हैं। इनसे बचने के लिए विटामिन से भरपूर भोज्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि विटामिन सी घावों को भरने के लिए यानी वुंड हीलिंग में सहायक होता है और इसलिए प्रतिदिन 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेना आवश्यक है। एक मल्टीविटामिन की गोली का सेवन भी किया जाना चाहिए प्रतिदिन। मिनरल्स में हम देखें तो पेप्टिक अल्सर में लौह लवण का अवशोषण समुचित प्रकार से नहीं हो पाता और इसके कारण रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाता है और इससे बचाव के लिए आहार में लौह तत्व का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर के अंदर जब भी आहार आयोजन या नियोजन किया जाए तो इस बात का ध्यान दें कि आहार में रेशेदार भोज्य पदार्थ ना हो, मिर्च मसालेदार और सुगंधी युक्त भोज्य पदार्थ ना हो, चाय कॉफ़ी कम से कम मात्रा में हो, लाल मिर्च, काले मिर्च, दालचीनी इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, खट्टे फलों का रस नहीं देना चाहिए, मद्यपान और धूम्रपान पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए, चावल का उपयोग कम से कम, साथ ही अत्यधिक मीठे पदार्थ और ठंडे गर्म चीज़ें भी वर्जित मानी जाती हैं। रोगी के लिए आवश्यक कुछ निर्देश भी हैं, जैसे कि रोगी को पूर्णतः मानसिक और संवेगात्मक तनावों से दूर रखना चाहिए, भोजन को धीरे धीरे और अच्छी प्रकार चबाकर खाना चाहिए, अत्यधिक देर के लिए पेट खाली नहीं रहना चाहिए और भोजन नियमित समय पर लें, साथ ही सादा भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।